अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम का आखिरी जलसा 13 दिसंबर लाहौर में होगा और उससे पहले पीडीएम का अहम इजलास इस्लामाबाद में 8 दिसंबर को है, जिसके हवाले से आज मरियम नवाज ने यह कहा है कि 8 दिसंबर को पीडीएम बड़े बड़े फैसले करने जा रही है और उन्होंने यह भी कहा है कि अब आर होगा या पार होगा। क्या कहा था मरियम नवाज ने आज, सुनिए। पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। तो पीडीएम बड़े ऐलान करने जा रही है। मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से क्या सराहियां हो रही हैं कि लॉन्ग मार्च कब होगा और क्या ये लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो सकता है। कौन कौन सी पार्टीज असेंबलियों से इस्तीफा देने पर मुत्तफिक हो चुकी हैं, ये भी क्या सराहियां हो रही हैं और ये तमाम फैसले एक्सपेक्टेड है कि 8 तारीख के इजलास में किए जाएंगे। अहम सवाल ये भी है कि जो 13 दिसंबर का जलसा है, क्या वो एक पावर शो हो सकेगा या नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जलसा करने की इजाजत हम नहीं देंगे, लेकिन अगर जलसे में लोग आएंगे तो उनके लिए हम रुकावटें नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन जो जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फैसला किया है कि हम बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं देंगे। जो भी वहाँ साउंड सिस्टम लगाएगा, जो कुर्सियाँ लगाएगा, सब के ऊपर FIR काटेंगे, लेकिन हम इनको रोकेंगे नहीं वहाँ जाने से। यानी हम कोई रुकावटें नहीं, ताकि ड्रामे ना करें, ये कोई रेवोल्यूशनरी ना बने, ये चे गवारा ना बने। सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने क्या करें, जो फैलेगा, जो ये कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ FIR काटेंगे, लेकिन हम रुकावटें नहीं पैदा करने लगे। अहम सवाल यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्या इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी हैं कि असेंबलियों से इस्तीफा देना वाहिद हल है या नहीं। इस पर बात करेंगे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मरियम नवाज ने तो आज ऐलान कर दिया है कि बड़े बड़े फैसले करने हैं पीडीएम ने और अब 8 दिसंबर को आर या पार होगा। पीपल्स पार्टी भी क्या इस बात पर मुत्तफिक है और क्या बड़े फैसले करने जा रही है? अपनी पार्टी में आप लोगों ने मुशावरत कर ली इस हवाले से? मेरे ख्याल बड़े फैसले तो एपीसी में हो चुके हैं, अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन है किस किस तरह से होनी है आगे आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। नेचुरली एक बहुत अहम अजलास है, चूँकि पहला फेज़ जो है वो ख़त्म होना है और पहले फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ के अंदर दाखिल होना है। नेक्स्ट फेज़ के अंदर दाखिल होने से पहले कुछ फैसले तो होंगे और उसके लिए 8 तारीख का इंतज़ार कीजिए। अब सर, इसमें मामला ऐसा है कि पीएमएलएन ने तो वाजे कर दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने आज कह दिया है कि जब हम इस्तीफे मांगेंगे एमएनएज एमपीएस से तो वो वफादार रहें और अगर वो अपने इस्तीफों से पीछे हटते हैं तो फिर अवाम उनका घेराव करें। उन्होंने अपना माइंड क्लियर कर दिया है। फजल रहमान साहब भी इस्तीफों पर बड़ा इसरार कर चुके हैं। नजरें पीपल्स पार्टी की तरफ है। पीपल्स पार्टी को क्या कन्विंस कर लिया है? हमारे लोग कम से कम आप नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दें, इस बात पे कन्विंस्ड हैं आप? हमारे लोग वफादार हैं ऑलरेडी। जो पार्टी फैसला करेगी उस पर सभी पाबंदी करेंगे, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा। सर सोच के कह रहे हैं ना ये बात, ऐसा ना हो 65 खड़े हो फिर 50 रह जाएं। सेनेट में यही हुआ था जिसमें आप लोगों के कुछ सेनेटर्स ने यह भी कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, जो हुआ है ये हमारे साथ। नहीं तो उसमें हमारा एक बंदा तो हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ गया और फिर उसके बाद वो पीटीआई ने उसको रिजाइन किया, उसने टिकट दे दिया पीटीआई ने। वो तो हम तो बिल्कुल बड़े बड़े क्लियर हैं और उसका जरदारी साहब ने कह दिया था, आपको याद होगा जी। अच्छा, तो आपको यकीन है कि आपके एमपीएस एमएनएस वफादारी करेंगे, लेकिन क्या फैसला कर लिया है इस बात पे? हमारा कोई इश्यू नहीं है। आप शहजाद इकबाल साहब एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा। जी। हमारे वहां पे 35 लोगों के 35 एमपीएस के पीछे नैप गई है। एक बंदे को तोड़ने की कोशिश की गई है, एक बंदा नहीं वहां से टूटा एमपीए। आप बताएं कौन टूटा है? इसी तरह से एमएनएस है, इसी तरह से किसके पीछे नहीं गई नैप? किसको गवर्नमेंट ने ऑफर्स नहीं की? हमें नहीं की, इलेक्शन से पहले नहीं की, इलेक्शन के बाद नहीं की। जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो बैठे हैं वो सोचकर वो इस वक्त जाएंगे जब वो सारा कुछ हार बैठा है। इस वक्त तो ये बहस नहीं है, ये तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जो एमएनएस एमपीएस हैं वो वफादार रहे। ये तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या पीपल्स पार्टी ने, वो उन्होंने कहा है ना, पीपल्स पार्टी ने क्या इत्तेफाक कर लिया है इस बात पर कि हमने इस्तीफा देना है? इस बात पे आपकी जमात कन्विंस्ड है?
हमने जब लिखा है उसमें एपीसी के एलामिया में तो बगैर कन्विंस होने के लिख दिया है। ये क्या सवाल है? अच्छा, तो सवाल ही गलत है। और इस्तीफा सिर्फ आप लोग नेशनल असेंबली से देंगे या जैसे कि नवाज शरीफ साहब और दीगर जमातें इतरार कर रही है कि सेनेट और सूबाई असेंबलियों से भी देंगे? ये अगर तो आपने पूरे सिस्टम को लपेटना है तो फिर सेनेट को भी बीच में ले आए, फिर उसके बाद क्या होगा? सो ये अभी हिकमत अमली होगी, जो पार्टियां सारी मिलकर फैसला करेंगी हम उसको ऑन करेंगे। इसमें हमने जब बार बार एक बात कह रहे हैं तो फिर उस पर डाउट्स क्यों हो रहे हैं? सही है। तो इसका मतलब सूबाई असेंबली से अगर इस्तीफे देने पर इत्तेफाक होता है तमाम जमातों का तो पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी रहेगी उसमें? जो भी इत्तेफाक होगा, जो भी इत्तेफाक राय होगा, हम उस पर चलेंगे। सही है, लेकिन पार्टी एक अपने माइंडसेट के साथ भी जाती है ना मीटिंग में कि हमने क्या पिच करना है। तो सर, धरने के हवाले से क्या मौकिफ है? माजी में तो आप लोग कहते रहे कि धरनों के जरिए हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए, अब अगर धरने देने का टाइम आएगा तो पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करेगी उस पर? धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्ट्रेटजी होगी जो एक्चुअल स्ट्रेटजी होगी, जो मार्च की स्ट्रेटजी होगी, और वो मार्च की स्ट्रेटजी के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा, वो कोई जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस वक्त किसान सड़कों पर हैं। लाहौर की सड़कों पे किसानों को कत्ल किया गया है, आपको पता है इस बात का। बहीमाना तशद्दुद किया गया। मजदूर सड़कों पर है, मुलाजमीन सड़कों पर है, तालिब इल्म सड़कों पर है, सहाफ़ी सड़कों पर है, जिंदगी का हर मकतबा फिक्र सड़कों पर है। उनको बस आपने रास्ता देना है और वो खुद ब खुद आ जाएंगे, और जब वो मैदान अमल में उतरेंगे तो ये तो रियासत वैसे जाम हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिस दिन मुलाजमीन काम छोड़ देंगे। आपकी पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें दो राय है। एक जो सिंध हुकूमत है, जो कि सिंध के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिंध हुकूमत ना टूटे, असेंबलियों से इस्तीफा ना दिया जाए, लेकिन जो पंजाब की क़यादत है वो समझती है कि हमें सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दो राय आपकी पार्टी में है, तो अब देखना है कि ज़रदारी साहब और बिलावल साहब के सामने कौन सी राय प्रिवेल करेगी। नहीं, हमारे अंदर कोई दो राय नहीं है। जो फैसला होगा वो बिल्कुल मुत्फिका होगा। सही है। और अगर एहसन इकबाल साहब का आपने आज बयान पढ़ा हो, वो तो ये कह रहे हैं कि जब हम लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो इस्तीफों का ऐलान करके निकलेंगे। ये तो अब एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, उन्होंने तो कह दिया है कि ये होना चाहिए। वो उनकी नहीं, ये देखे ना, वो उनकी जाती राय है। फिर वो मैं वही कहूंगा कि जब ये सारा कुछ तय करना है पीडीएम ने, तो फिर मैं अगर एक बात कह दूं उसकी क्या अहमियत है, आप कह दें उसकी क्या अहमियत है, कोई दूसरा कह दे उसकी क्या अहमियत है। वो तो पीडीएम की तमाम सरबराही जमातों ने, तमाम सरबराहों ने मुश्तरका तौर पर, ये एक हिकमत अमली की बात है ना, स्ट्रेटजी की है। स्ट्रेटजी क्या लेकर आनी है वो ना तो मैंने बनानी है, ना मीडिया ने बनानी है, ना हुकूमत ने बनानी है, वो पीडीएम ने बनानी है और वो बना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि हिकमत अमली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम अपोजिशन की पार्टीज मिलकर बनाएंगे, और अगर तमाम पार्टीज इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि हमने इस्तीफा देना है तो पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी। आज एक और अहम मामला है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नैब के ऑफिशियल्स को तनकीद का निशाना बनाया है। नैब ने इल्ज़ाम लगाया है डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला पर कि उन्होंने गैर कानूनी ज़मीन एमिनिटी प्लॉट के जरिए पैसे हासिल किए, तकरीबन 6.2 करोड़, जो कि उन्होंने अपने कंपनी के अकाउंट में डाले, और फिर उन पैसों से उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद उन्होंने फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट की और वो प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेनामी रखी। इस हवाले से आज उन्होंने तमाम इल्जामात को भी मुस्तरद किया है और अब ये कहा है कि अब ये जंग उनकी जंग नहीं है, ये जंग अब सेनेट वर्सेस नैब होगी, और इस सेनेट में ऑपोजिशन के अलावा तमाम हुकूमती अरकान भी उनके साथ हैं। ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवीवाला और नैब का नहीं है, ये मुकाबला अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। एक एक सेनेटर, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो अपोजिशन का हो, वो इस चीज़ पे मुत्तहद है कि जी मैंने हर हालत में नैब को एक्सपोज करना है। इंजीनियर मंगी और ये मुदस्सिर आईओ जो हैं, इनकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई, नैब की स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे। पहली दफा सेनेट ऑफ पाकिस्तान इनके एसेट बियॉन्ड मींस चेक करेगा। मैं देखता हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है। नैब की अकाउंटेबिलिटी होगी। आई एम गोइंग टू अप्रोच एवरी एम्बेसडर इन पाकिस्तान। आई विल इंश्योर दैट नैब इज ब्लैक लिस्टेड इंटरनेशनली, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। जितने लोग मरे हैं नैब कस्टडी में, हम उनकी फैमिलीज को बुलाएंगे, उन इफेक्टीज को बुलाएंगे सेनेट में। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा।
सलीम मांडवियाला कह रहे हैं कि अब ये जंग सेनेट वर्सेस नैब होगी और हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी नैब को एक्सपोज किया जाएगा। दोबारा आपको बताते हैं कि नैब ने पिछले साल इंक्वायरी का आगाज किया था डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवियाला पर, और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने एमिनिटी प्लॉट बेचकर गैर कानूनी रकम से, फेक अकाउंट से रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई और गैर कानूनी रकम से उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी खरीद के अपने असासों को छुपाया है। ये वो इल्जाम है जिसको उन्होंने मुस्तरद किया। हमने दावत दी थी सलीम मांडवियाला साहब को कि आप हमारे शो में आए और इन जो फैक्ट्स है, जो इल्जामात हैं आपके ऊपर, उनके फैक्ट्स के हवाले से हमसे बात कीजिए, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सके। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे शिबली फराज साहब से पीडीएम के जलसे पर भी, और क्या तमाम सेनेटर्स जिनका ताल्लुक हुकूमत से है वो इस जंग में, वो नैब के खिलाफ जंग में सलीम मांडवियाला साहब के साथ खड़े हैं या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मरीम नवाज ने आज कहा है कि पीडीएम बड़े बड़े फैसले करने जा रही है, 8 तारीख को आर या पार होने जा रहा है। इसके अलावा आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने यह कहा है कि तमाम ऑपोजिशन और हुकूमत के सेनेटर्स हमारे साथ हैं और अब सेनेट वर्सेस नैब होगा। इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेनेटर शिबली फराज साहब ने। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पीडीएम वाले इशू पे बात करते हैं। आज मरीम नवाज ने कहा है कि अब 8 तारीख को अहम फैसले होने हैं, आर या पार होगा, और आपको पता है कि जो रिपोर्ट हो रहा है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। लॉन्ग मार्च कब और कैसे होगा इस पर बात की जाएगी। वो लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो सकता है, रेजिग्नेशन साथ लेकर आएंगे। इन तमाम ऑप्शंस पर पीडीएम गौर कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ऐसे ही देखती रहेगी मामलात को या कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को एंगेज करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली बात कि उन्होंने जो तकरीर की है वो इंतहाई, आपने नोटिस किया होगा बीइंग अ मीडिया एक्सपर्ट, कि जो उनकी तकारीर है वो बहुत ही एक ज़ाती इनाद और एक ज़ाती तलखी की अक्कासी करती हैं। उनकी जो बातें हैं उनमें न कोई वजन न कोई रब्त, और उसमें सिर्फ इंतकाम और ज़ाती एक जो खलिश है उसकी एक झलक नजर आती है। उनकी ये गैर जिम्मेदाराना बातें, उनकी ये झूठ पे मबनी बातें, उनकी एक ऐसा, या तो एक ऐसा लीडर होना जिसकी कि पाकिस्तान में कुछ स्टैंडिंग हो, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे आई हुई एक खातून जो कि अपनी जो वो है लेजिटिमेसी वो लेती है अपने एक ऐसे वालिद से जो कि करप्ट और क्रिमिनल के तौर पे इस पाकिस्तान में यहाँ की अदालतों ने उसे वो किया है। मेरे सवाल पर आ जाइए, मेरा सवाल यह है कि पीडीएम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? अगर वो जलसे करेंगे तो जलसे करने देंगे, वो लॉन्ग मार्च करेंगे लॉन्ग मार्च करने देंगे, या किसी ना किसी पॉइंट पर ऑपोजिशन को एंगेज करेंगे? क्योंकि एक दफा लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इस्लामाबाद में धरना होगा, यकीनन हुकूमत के लिए भी वो एक परेशानी का बायस बनेगा। तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? देखिए, जो हमारी हिकमत अमली, उसका ऐलान ज़ाहिर है कि हम टेलीविजन पे नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हिकमत अमली बिल्कुल है, हर दिन के लिए है, हर घंटे के लिए है। दूसरी बात यह है कि जी देखें, बात ये जरूर करनी चाहिए आपको भी, हमारे जितने मीडिया के कॉलीग्स हैं, कि बहैसियत एक जिम्मेदार कौम हमने पहली जो कोरोना की जो लहर थी उसको बड़ा कामयाबी से हमने हैंडल किया था। अब उस वक्त चूंकि पीडीएम की जो एक जिसके नाम से एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस, जो दूसरा करप्शन का जो वायरस है पीडीएम के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने उस वक्त जो है तो मदाखलत नहीं की थी, तो हम बड़े कामयाबी से उस मरहले से गुजर गए। अब इस वक्त जबकि पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, यानी आप मुझे बताएं, ये इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो कि पीडीएम उसकी लीडरशिप कर रही है, और उनका न तो कोई मकसद है, या तो हमें बताएं वो किस वजह से ये कर रहे हैं या वो क्या चाहते हैं, उनके पास क्या प्लान है। पिछले जो 40 साल में जो उन्होंने किया है वो क्या मुख्तलिफ करना चाहते हैं अब, जबकि उनकी करप्शन, उनकी जो सारी जो आप बार-बार आपका फोकस पीडीएम पर जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप हुकूमती तक, तो हुकूमत के हवाले से जरा मुझे बताइए ना कि क्या आप कह रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली है जो हम टीवी पर नहीं बताएंगे। सिर्फ सवाल मेरा ये है कि क्या किसी पॉइंट पर आप समझते हैं कि इंगेज करना पड़ेगा, ऑपोजिशन से बातचीत करनी पड़ेगी? क्योंकि होता यह है शिबली फराज साहब, जब कोई पार्टी आके धरना देती है ना तो इवेंचुअली डायलॉग होता है। चाहे वो आप ताहिरुल कादरी का 2012 का धरना देख लें, चाहे वो पीटीआई का 2014 का धरना देख लें, या 2018-19 का मौलाना फजल रहमान का धरना देख लें, बाद में आप लोग कमेटी बनाते हैं और हुकूमतें डायलॉग करती हैं। तो क्या ये डायलॉग लॉन्ग मार्च से पहले नहीं हो सकता अगर बाद में ये होना है तो? देखिए,
डायलॉग की जो ऑप्शंस हैं वो तो हमेशा मौजूद रहती हैं, और इस सिलसिले में जब अगर कोई एक ऐसे इशू पे जिसका के ताल्लुक न मुकदमात से हो न किसी माफीनामे से हो, तो उसके लिए तो हम आज भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा हुआ है कि हम उनसे हर चीज पे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2 साल तक ये सोते रहे हैं, बताएं तो सही ना कि किस वजह से ये एहतजाज है। ये एहतजाज उस मुकदमों की जो उनके गिर्द जो गिरफ्त तंग हो रही है उसकी वजह से है। शिबली साहब आप कह रहे हैं कि वजीर आजम बार बार ये कहते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई इनिशिएट तो करे ना। फिर ये बात ये करना तो बड़ा आसान है कि हम बात करने के लिए तैयार है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि पीडीएम अपना आखिरी जलसा 13 तारीख को करेगी, कि कोई इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से लिया जाएगा कि हम बात करते हैं, आइए बैठ के बात करें, ये लॉन्ग मार्च ना करें, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कोरोना वायरस भी फैल सकता है, मईशत असरअंदाज होगी, इस पर कोई इनिशिएटिव लेगी हुकूमत? नहीं, देखिए कुछ चीजों पे तो हम इनिशिएटिव लेंगे, बिकॉज हम तो थ्रू पब्लिक और थ्रू प्राइवेट चैनल्स हम ये बात करते रहते हैं कि उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि वो अपने जो भी जलसे जुलूस जो भी हैं, फिर मैं रिपीट करता हूं कि हमसे बड़े जलसे जुलूस और धरने ये सारे रास्ते हमने देखे हुए हैं, ये अपने आप को एक बंद गली में ले जा रहे हैं। लेकिन हम रास्ते में तो बिल्कुल हम अपने जो हमारे एक सियासी, चूंकि कईयों के साथ जो है तो जान पहचान भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मरियम नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर ये चूंकि एक सबसे बड़े एक इनका जो स्टेक है, जिनकी दौलत का, जिन पे के सबसे सीरियस मुकदमात हैं, वो एक जाती इनाद की बुनियाद पर, वो एक उनकी जो बातों को जो तलखी नजर आती है, वो कोई मार्जिन ही नहीं छोड़ती है कि उनके साथ कोई गुफ्तगू की जाए। अच्छा, एक और मामला है शिबली फराज साहब, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। आज डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले हफ्ते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा है कि अब मैं नैब से लड़ाई करूंगा, ये मेरी लड़ाई नहीं है, अब ये सेनेट वर्सेस नैब की लड़ाई है। और वो ये कह, तमाम सेनेटर्स चाहे वो ऑपोजिशन से ताल्लुक रखते हो या हुकूमत से ताल्लुक रखते हो, वो इस लड़ाई में उनके साथ हैं। तो आप भी सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, आप समेत तमाम जो हुकूमती सेनेटर्स हैं, क्या वो इस जंग में सलीम मांडवीवाला साहब के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सलीम मांडवीवाला साहब इस्तेमाल हो रहे हैं अपनी पार्टी लीडरशिप की तरफ से। हमारा कोई सपोर्ट नहीं है उनको, और ना सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसकी कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। हम लेजिस्लेशन करते हैं, ये एक अपर हाउस है, इस हाउस की एक तकद्दुस है, और हम अपने आप को किसी पार्टी के जो जाती उनके जो मसाइल हैं या किसी सेनेटर के जाती मसाइल हैं उसमें हम बिल्कुल शामिल नहीं है, और ना हमारी सपोर्ट है। हम ये अगेन ये साबित करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये चाहते हैं, जिसमें कि शायद खान अब्बासी ने तो क्लियरली कहा है कि नैब को बंद कर दिया जाए। ये एक उनका एक तरीका है प्रेशर में डालने का, जिसमें कि हम सेनेट ऑफ पाकिस्तान को हम कभी भी मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, और ना हम किसी ऐसे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि तमाम हुकूमती सेनेटर्स मेरे साथ हैं, मैं वजीर आजम से भी बात करूंगा, हम कमेटी में नैब चेयरमैन को बुलाएंगे, और अब नैब का बाकायदा एहतसाब करेगी सेनेट, और कह रहे हैं कि ये मीडिया के सामने होगा। तो ये जब सारा अमल होगा, ये प्रोसेस होगा, तो इसमें हुकूमती सेनेटर्स हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इसका मैं कहता हूं कि न सिर्फ हुकूमत ही बल्कि जो बाकी सेनेटर्स भी हैं, इसमें जो चेयरमैन सेनेट है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है वो कर भी रही हैं, कि 1974 से लेकर अब तक जितनी भी रूलिंग्स आई हैं ऐसे प्रिविलेज के इशू पे, वो सारी वो इकट्ठी कर रहे हैं। और हम इस पे एक हमारा जो इशू होगा वो किसी जाती बुनियाद पे नहीं होगा, कि एक सेनेटर अगर उसको कोई किसी वजह से नैब की कोई पूछगछ हो रही है मुकदमे, उनको अदालत में जाना चाहिए। बनिस्बत ये कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की फ्लोर को इस्तेमाल करना या सेनेट को इस्तेमाल करना फॉर एक पर्टिकुलर पार्टी के। और आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सलीम मांडवीवाला साहब अपनी पार्टी की क़यादत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नून लीग भी इसी तरह की बातें करती है कि नैब को ताला लगा दे। पहले भी आप लोगों ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जब फैटफ के बिल आप लोग लाए थे, तो उस पर ऑपोजिशन ने ये शर्त रखी थी कि हम फैटफ के बिल में आपको उस वक्त सपोर्ट करेंगे जब आप नैब में अमेंडमेंट लेकर आएंगे। तो इस हवाले से आपका ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 रोज पहले एक प्रोग्राम में क्या बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं लेकर आए थे, फौज ने हमें कहा था कि फैटफ और नैब के इशू पे आप मिलकर बैठे और बात करें। सुनिए और फिर सवाल करूंगा मैं आपसे। इसको फैटफ से नथी करने का क्या मकसद है? इसका फैटफ से क्या ताल्लुक? हमने नहीं किया था, हमको तो इन्होंने बुलाया। तो किसने किया था? फौज ने। आपको जो लिखा हुआ है ना, इन्होंने कहा था कि आके बैठो और ये 4 बिल को एक साथ करो। तो वहां नैब क्यों ले आए? वहां तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। नैब अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं जी।
बहुत चाह रही थी कि नैब क्लॉज अमेंड हो जाए। देखो ये जो तीसरी कुव्वत थी जिसको मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि उसका क्या मफाद था नैब लॉज अमेंड करने में? उनका ये नहीं, मफाद किसी का नहीं था, मफाद मुल्क का था। कोई ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी, लोगों को ये फील हुआ कि ये काम नहीं हो रहा है आगे, तो ये बिल्स जो है ये अमेंड करवा लें। इसलिए लोगों ने इन्होंने आके बिठाया कि यार आप बैठ के, तो वो आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गए, इनको नहीं कर पाए कन्विंस। नहीं, ये लोग इन्होंने अपोज किया ना उसको। इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी, मां सिवाय इमरान खान के। ये लोग तो सब आके बोल चुके थे कि हम समझते हैं कि हो जाना चाहिए, सिर्फ इमरान खान मना कर रहा है। इंटरेस्टिंग है कि वो जो नैब अमेंडमेंट थी वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आई थी, वो फौज की तरफ से आई थी। इंटरेस्टिंग है। अमेंडमेंट हमने नहीं, ये डिस्कशन हमने शुरू नहीं करा था, वहां से आया था ना, अमेंडमेंट हमने दी थी। जिसकी डिस्कशन इनिशिएट वहां से हुआ था। बिल्कुल जी। शिबली फराज साहब, अब वो ये कह रहे हैं कि फौज ने कहा था कि ये फैटेफ के बिल है, नैब का बिल है, इस पर आप लोग बैठ के बात करें। ये इनिशिएटिव फौज का था क्योंकि वो मुल्क के मफाद में ये करना चाहते थे। ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा था कि ये अगर हम फैटेफ में आपको सपोर्ट करेंगे उस वक्त जब आप नैब के बिल में हमें सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये मुफ्ती इस्माइल ने अगर ये बात की है, इंतहाई गैर जिम्मेदार बात की है। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूं, मैं खुद वहां पे मौजूद था। इन्होंने जो 38 क्लॉजेज हैं उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स की थी। सर वो ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेंडमेंट हम लेकर आए थे, लेकिन इनिशिएटिव ये था ना जो टेबल पे बिठाने वाला मामला, वो फौज ने किया था कि फैटेफ और नैब के बिल पे साथ साथ बात है। देखिए मेरी बात सुने, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती इस्माइल। ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये कैबिनेट में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या उसके अलाइज ने मिलकर ये इसको फैसला दिया था और इमरान खान नहीं मान रहे थे। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल ही झूठ है, इसकी कोई सरफा नहीं है। क्योंकि मैं कैबिनेट का मेंबर भी हूं और मैं उस कमेटी का मेंबर भी था जिसमें लेकिन शिबली फराज साहब, ये 2-3 दिन से क्लिप चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि झूठ है तो अब तक फौज के या ISPR की जानिब से इसकी तरदीद नहीं आई है। ये बहुत अहम बयान है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, फौज ने इसको डिनाई नहीं किया अब तक 3 दिन से। देखिए, एक्स फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बट बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो है तो बदनाम करने के लिए हर किस्म की झूठ पे बुनियाद पे बातें ये कर रहे हैं और ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन एक मामला तो है ना इसमें शिबली फराज साहब, जो आज ये सलीम मानवी वाला साहब भी बात कर रहे हैं कि उनको नैब से इश्यूज है कि नैब ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हुकूमत पहले भी नैब ऑर्डिनेंस लाई थी, अब इसमें वजीर आजम हो, आपके वुजरा हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसमैन हो, वो नैब के जो कार्रवाई का तरीका है उससे परेशान रहे हैं। कानून के हवाले से आप बात करते रहे कि उसमें तरमीम आनी चाहिए, तो शिकवा तो आप लोगों को भी है ना। नहीं शहजाद, मैं एक बात आपको करूं, देखिए आपने देखा होगा चाहे वो PML नून हो या पीपल्स पार्टी हो या सलीम मांडीवाला साहब हो, जब तक इन पे जाती तौर पे कोई चीज नहीं आती है ये सब कुछ अच्छा होता है। वजीर आजम समेत वुजरा, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी, अदलिया एतराज करते रहे कि जिस तरीके से नैब लोगों को कस्टडी में रख लेता है, जो इनकी तरीका वारदात होता है और जो कानून है उस पर तो खुद आप लोग भी एतराज करते रहे। देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुनो, इसमें कोई शक नहीं है। ये कानून किसने बनाया? ये हमने PTI ने बनाया? नो, ये बनाया नून ने और PPP ने मिलकर। चेयरमैन किसने लगाया? इन्होंने लगाया। हम कहां से आ गए? हम तो ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास कोई प्रपोजल है वो आप लाएं। फारूक नाइक जो है लाए थे, एक बड़ा अच्छा बिल लाए थे सेनेट में, उसमें एक क्लॉज थी जिसपे कि हमें एतराज था, बाकी क्लॉजेस ठीक थी, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इन्होंने बजाय उसमें अमेंडमेंट करने के वो एक बेहतरीन, लेकिन ये कानून हम अकेले तो नहीं बना सकते, ये लाएं, लेकिन वो कानून नहीं लाए जो कि हमें ये फैटफ के साथ जो है जब नेगोशिएशन कर रहे थे वो वाला लाए जिसमें कि प्रैक्टिकली ठीक इस में लूट मार करें। आपका मौकिफ ये है कि मिफ्ता इस्माइल झूठ कह रहे हैं कि फौज ने बिठाया था, आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था कि ये नैब का बिल है और फैटफ आप कह रहे हैं कि गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद टैक्स के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है और अब तक 13 लाख लोगों ने टैक्स फाइल किया है, जबकि पिछले साल 29 लाख लोगों ने टैक्स फाइल किया था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 1/3 लोगों ने अब तक टैक्स फाइल किया है, जो यकीनन एक तशवीश की बात है। और FBR ने यह कह दिया है कि टैक्स फाइल करने की जो आखिरी तारीख है 8 दिसंबर, उसको मजीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। एक और कंसर्न ये भी है कि जो कुल टैक्स का हदफ है 5 महीने का, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है। यानी कि जो हदफ था वो 1669 बिलियन का था और इस 5 माह में 1688 बिलियन का टैक्स इकट्ठा हुआ है।
जो कि 4% की ग्रोथ दिखा रहा है पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन अगर हदफ हासिल करना है 4,960 अरब रुपए का, तो उसके लिए तकरीबन 24 से 25% ग्रोथ टैक्स में होनी चाहिए थी, जो कि नजर नहीं आ रही है। इसलिए अगले 7 महीने में ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि उस हदफ को कैसे अचीव किया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वजीर आजम के मुआविन खसूसी ऑन रेवेन्यू डॉक्टर मसूद साहब। डॉक्टर वकार मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, 13 लाख लोगों ने टैक्स फाइल किया है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी बड़ी अचीवमेंट बताया था कि 29 लाख लोग टैक्स फाइल कर चुके हैं। वजह क्या है कि डेडलाइन आप लोग बढ़ाने नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ 13 लाख लोगों ने इस साल टैक्स फाइल किया है? बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। देखिए, इंशाअल्लाह ताला तादाद बढ़ रही है। ये पिछले 7-8 साल के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जो आखिरी तारीख है उसका एतबार खो गया था, और 1 साल और 1 मरतबा जो है वो तो शायद 2 साल तक जो है 18-19 की तारीख बढ़ती रही। तो अब ये भी ज़रूरी है टैक्स के डिसिप्लिन को बहाल करने के लिए कि हम आखिरी तारीख का जो है एतबार पैदा करें। लोगों को इस दफ़ा फिर ये गुमान था कि ये तारीख जो है बढ़ेगी, और हमने इस दफ़ा जब तारीख दी तो नया फॉर्म क्योंकि मुतारिफ कराया था सितंबर में, तो उस वक़्त से 3 माह जो हैं मज़ीद लोगों को जो है सहूलत मिल गई। अब ये काबिल एतबार तारीख़ है, और इसमें इस दौरान के अंदर भी लोग तज़ब्ज़ुब के आलम में थे, लेकिन अब जोक दर जोक हमारे पास नए रिटर्न्स आ रहे हैं, और हमें कभी यकीन है इस बात का कि उससे इंशाल्लाह बेहतर ही कारकर्दगी होगी जो पिछले साल है। लेकिन क्योंकि कोविड है शहजाद साहब, तो हमने इस बात का भी एहतमाम किया है कि लोगों की एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हो इस मामले में, और जिसको वाकईतन ज़रूरत है इस बात की, वो किसी बीमारी में मुब्तला है या कोई और वजूहात हैं, तो हमने तमाम कमिश्नर्स को अपनी फील्ड्स में ये कह दिया है कि वो बिला इम्तियाज अगर कोई मांग रहा है तो उसको इसकी तोसी इस तारीख के अंदर उनके लिए फर्दन कर दें। आखिरी बात ये कि जो टैक्स एडवाइजर्स हैं वो एक दरख्वास्त में अपने सारे क्लाइंट्स के लिए जो है वो तोसी मांग सकते हैं, और इंशाल्लाह हम हमारे जो कमिश्नर्स हैं वो इनको तोसी मुहैया कर देंगे। अच्छा, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 8 दिसंबर तक इतने लोग टैक्स फाइल कर लेंगे जो कि पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा होंगे? और आप कह रहे हैं कि अब जो तोसी की जाएगी वो इंडिविजुअल्स के लिए की जा सकती है जो कि दरख्वास्त देंगे, लेकिन जो 8 दिसंबर की डेडलाइन है एफबीआर उसको नहीं बढ़ाएगा आगे? जी बिल्कुल, हम न सिर्फ ये कि ये अफराद के लिए हैं, बल्कि अगर इदारे भी हैं, कंपनियां हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं, उन सब को भी जो है हम दिल खोल के जो है तौसी दे देंगे अगर उनको ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन क्या उनको पिनलाइज किया जाएगा? क्योंकि आप खुद बात कर रहे हैं कि बाकायदा एक टैक्स डिसिप्लिन लाने की भी जरूरत है, तो क्या पिनलाइज किया जाएगा उनको लेट सबमिट करने पर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तौसी जब मिल जाती है, कानून ही में तौसी की गुंजाइश मौजूद है, और जिसको तौसी मिल जाती है कमिश्नर की तरफ से उस दौरान में उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। वकार मसूद साहब, इसके अलावा जो इस वक्त एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो एफबीआर ने टैक्स टारगेट रखा है हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल का, वो है 4,960 अरब रुपए। यानी कि पिछले साल जितना हमने टैक्स कलेक्ट किया था उसमें तकरीबन 24-25% का अगर इजाफा होगा तो हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। अब जो शुरू के 5 महीनों में एक लोअर टारगेट सेट किया था वो तो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन उसमें ग्रोथ सिर्फ 4% की है। तो 4% की अब तक 5 माह में टैक्स ग्रोथ देखी गई है, इसको हम कैसे अचीव करेंगे? ये टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ तो हमारा जो माली खसारा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पिछले 2 साल में भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बहुत आपका मुनासिब सवाल है। पहले ज़रा मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो टारगेट है ये इस मफरूज़े पे, इस असम्पशन पे है कि जब ये नया साल शुरू होगा तो कोरोना ख़त्म हो चुका होगा और माशी सरगर्मियाँ अपने मामूल के तहत बहाल हो गई होंगी। ये सबके सामने है कि मईशत जो है बिल्कुल सही सिमत में जा रही है, लेकिन अभी वो रफ्तार नहीं है जो कि असल हमारा पोटेंशल है। दूसरी बात ये है कि इस टारगेट के अंदर ये भी मफरूज़ा डाला गया कि हमने
जो कुछ खोया कोरोना के दरमियान में, यानी मार्च से लेकर जून तक, वो भी हासिल हो जाएगा और उस पे 12% की ग्रोथ होगी। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये सबके सामने हैं। मैं इस वक्त आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये 4-5% की जो ग्रोथ 5 महीने में आ रही है जी। ये उन महीनों में है जिसमें पिछले साल हम 16, 17, 18% की ग्रोथ ले रहे थे। तो लिहाजा ये उस ग्रोथ पे ग्रोथ है। आने वाले महीने अगर अल्लाह ताला ने हम पे करम किया और कोरोना अगले चंद महीने में वो कम हो जाता है, तो वो जो महीने आने वाले हैं पिछले साल इस साल के कोरोना वाले, उसमें यही चीज, यही परफॉर्मेंस जो है फिर 16, 17, 18% नजर आएगी। वकार साहब, क्योंकि आपने तो अब रेवेन्यू का चार्ज संभाला है, हुआ। लेकिन उससे पहले बना था जून के महीने में, तो हम उस वक्त कोरोना वायरस के पीक से गुजर रहे थे। तो फिर ये एक मफरूजे पे क्यों बनाया गया कि पहली जुलाई 2020 से कोरोना खत्म हो जाएगा, माशी जो काम है वो दोबारा रूटीन के साथ शुरू हो जाएगा, ये क्यों बनाया गया? और अगर आप कह रहे हैं कि ये एक मफरूजे पे हमने 4,960 अरब रुपए का टारगेट रखा था, तो आपकी नजर में रियलिस्टिक टारगेट क्या है? क्योंकि आईएमएफ तो अभी भी कह रहा है कि 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नजर आ रहा है जो हमने बजटेड टैक्स टारगेट रखा हुआ है और जो एक्चुअल में हम अचीव करने जाएंगे। आपका रियलिस्टिक टारगेट क्या है फिर इस साल के लिए? देखिए, मैं आने वाले महीनों की जो है अभी से कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस वक्त इतनी बात कह सकता हूँ कि ये मफरूज़ा कोई बुरा मफरूज़ा नहीं था। लोगों का ख्याल था कि भाई मतलब यानी कि 24 जून को मिसाल के तौर पे पीक आया था, ठीक है जी। और उसके बाद और जगहों पर भी जो है ये खबरें आ रही थी कि जनाब ये एक लहर ऐसी है जो फिर बैठ भी जाएगी, और इब्तिदा में लगा भी है कि ये सब कुछ बैठ गया। लेकिन आपने देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो हमारी कारकर्दगी हुई उसमें बड़ी ऊपर नीचे होती जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। अब निस्बतन बेहतर जो है मईशत परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है इसको अपने लेकिन बात पे गौर कर रहे हैं कि एग्जेम्पशंस भी हटाई जाएं, क्योंकि ये खबरें थी कि अगर आईएमएफ में जाना है तो एक और मिनी बजट आ सकता है और शायद कुछ एग्जेम्पशंस हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ये आईएमएफ की डिमांड भी है, क्या इस पर गौर कर रहे हैं आप? देखिए, ये बात मैं कह चुका हूं पहले भी कि हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में जो मरात और इस्तस्नात थी उनको हमने बहुत तफसील से गौर किया है, और आईएमएफ से हम एक अफहाम और तफहीम मफाहमत जो है उसके बहुत करीब हैं कि कौन सी ऐसी मरात हैं जिनको हम फौरी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये काम भी हो रहा है, और हम फंड के प्रोग्राम में जो हमारा हिस्सा है हम समझते हैं उसमें हमारी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वकार मसूद हमारे मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।